स्टडी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। अच्छे ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 11 के मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के विषय में अध्ययन करेंगे। मानव नेत्र होता क्या है? मानव नेत्र प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम संसार के विभिन्न वस्तुओं का अवलोकन कर सकते हैं। मानव नेत्र यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं मानव नेत्र क्या होता है? यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। मानव नेत्र कहाँ स्थित होता है? गोलक में स्थित होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेमी होता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेमी होता है। यह कहाँ स्थित होता है? यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। मानव नेत्र होता क्या है? यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें उस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने के योग्य बनाता है। अब बात आता है मानव नेत्र के कौन कौन से भाग हैं और मानव नेत्र के क्या कार्य हैं। मानव नेत्र के प्रमुख भाग निम्नवत हैं। पहला, श्वेत मंडल या कार्निया। श्वेत मंडल या कार्निया होती क्या है? यह नेत्र के अग्रभाग का एक पारदर्शी झिल्ली होता है। यह कहाँ होता है? नेत्र के अग्रभाग में होता है। और कैसा होता है? एक पारदर्शी झिल्ली होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। नेत्र लेंस में प्रवेश करने वाले प्रकाश के अधिक भागों का अपवर्तन कहाँ होता है? इसी कार्निया या श्वेत मंडल के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अगला क्या है? लेंस किसे कहते हैं? इसमें लेंस क्या है? यह एक उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को रेटिना पर अपसारित करता है। यह एक रेशेदार जहेलीवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। अर्थात नेत्र जो होता है एक उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में लगा लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को रेटिना पर अपसरित करता है। इसका कार्य क्या है? प्रकाश को रेटिना पर अपसरित करना। यह एक रेशेदार जलेहेलीवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। अगला क्या है? परतारिका किसे कहते हैं? परतारिका कार्निया के पीछे एक गहरा पेशी डायाफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। परतारिका का आकार क्या है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना। यह कैसा होता है? कार्निया के पीछे एक गहरा पेशी डायाफ्राम होता है। इसके बाद आता है पुतली किसे कहते हैं? पुतली होती क्या है? पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली का कार्य क्या है? आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। पुतली का मुख्य कार्य यही होता है। इसके बाद आता है आँख का मुख्य भाग जिसे हम कहते हैं रेटिना। रेटिना होता क्या है? यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। रेटिना पर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं संकृत हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं और ये सिग्नल दृश्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाती हैं। मस्तिष्क इस सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो रेटिना का कार्य क्या है? यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं संकृत हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल दृश्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंच जाती हैं और मस्तिष्क इन सिग्नलों का व्याख्या करता है और हमें उस वस्तुओं का
अवलोकन कराता है। अब इसके चित्र पर विचार करते हैं, चित्र कैसे बनता है। चित्र में आपको दिखाया गया है कि एक मोटा सा भाग इधर ऊपर की ओर है, इसी को हम दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल या नेत्र का अधिकांश भाग दृष्टिपटल से ही बना होता है। दृष्टिपटल के नीचे आपका रक्ताभ पेशियाँ होती हैं। रक्ताभ पेशियों के नीचे आपका रेटिना पाया जाता है। रेटिना में जो प्रकाशिक तंत्रिकाएं होती हैं, इस दृष्टिपटल को जिस बिंदु से निकलती हैं उस बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं, और ये जो पेशियां निकलती हैं इसे हम दृष्टि तंत्रिका कहते हैं। आगे के भाग में सबसे पहले श्वेत मंडल होता है। श्वेत मंडल के मध्य में और नेत्र लेंस के मध्य में, नेत्र लेंस और श्वेत मंडल के बीच में एक जल पाया जाता है जिसे हम नेत्रोद जल कहते हैं। ये आपका मांसपेशियों का बना हुआ एक लेंस होता है और यह लेंस उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस जिनसे जुड़ा होता है उसे हम पश्चाभ पेशियाँ कहते हैं। जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है उसे हम पुतली कहते हैं, और पुतली के मध्य में एक छोटा सा यहाँ आइरिस होता है। आइरिस के मध्य का भाग ही प्रतारिका कहलाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दोष कितने होते हैं या दोष हैं क्या। दोष, दूरबिंदु क्या होता है, फार पॉइंट क्या है, दूरबिंदु किसे कहते हैं, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। वह दूरतम बिंदु जिस पर कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। मानव नेत्र के लिए यह बिंदु अनंत दूरी पर होता है। दूरबिंदु का अर्थ क्या है कि मानव नेत्र स्वच्छंद रूप से जितनी अधिक दूरी तक देख सकता है उस बिंदु को ही हम दूरबिंदु कहते हैं, और मानव नेत्र का जो दूरबिंदु होता है वह अनंत होता है। निकट बिंदु क्या है, निकट बिंदु किसे कहते हैं, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के स्पष्ट अधिक स्पष्ट देख सकता है उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। अर्थात मानव नेत्र का वह बिंदु जहाँ तक मानव नेत्र आसानी से निकटतम बिंदु को देख सकता है वह निकट बिंदु कहलाता है। किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आँख से लगभग 25 सेमी की दूरी पर होता है। इसको याद रखिएगा। मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेमी की दूरी पर होता है। दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। निकट बिंदु को क्या कहते हैं, सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी इसे कहा जाता है। इसके बाद आता है समंजन क्षमता किसे कहते हैं। समंजन क्षमता क्या है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता बहुत बार पूछा जाता है, समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो इसकी परिभाषा इस तरह से लिखेंगे कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। लेंस की वक्रता पश्चाभ पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। लेंस की क्षमता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, पश्चाभ पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। पश्चाभ पेशियाँ या तो शिथिल होती हैं या सिकुड़ जाती हैं। शिथिल होने पर क्या होगा, सिकुड़ जाने पर क्या होगा, इस पर विचार करें तो इसका अर्थ ये होगा जब पश्चाभ पेशियाँ शिथिल होती हैं तो लेंस पतला हो जाता है। शिथिल का अर्थ है जब इस पश्चाभ पेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है तो लेंस कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो लेंस कब पतला होता है, जब पश्चाभ पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं, और इस स्थिति में क्या होता है, लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा कार्य क्या होता है, पश्चाभ पेशियाँ यदि सिकुड़ जाती हैं, अगर पश्चाभ पेशियाँ क्या हों, सिकुड़ जाएं तो लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है। तो यदि कहा जाए कि लेंस की फोकस दूरी कब बढ़ेगी, तो आप कहेंगे जब पश्चाभ पेशियाँ आपका शिथिल हो जाएं, और लेंस की फोकस दूरी कब कम हो जाती है, जब आपकी पश्चाभ पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं। अब बात करते हैं दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन क्या है। दृष्टि दोष तथा उसके संशोधन में पहला मोतिया बिंदु आता है।
अधिकांश उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतिया बिंदु कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतिया बिंदु के कारण नेत्र लेंस की जो क्षमता होती है, देखने की क्षमता जो होती है, उसमें कमी आ जाती है या पूर्ण रूप से क्षय हो जाती है। मोतिया बिंदु की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। यदि किसी व्यक्ति को मोतिया बिंदु हुआ है तो शल्य चिकित्सा के बाद उस दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है, अर्थात हम उसके दृष्टि को पुनः वापस लौटा सकते हैं। अब इसके बाद इसके मुख्य जो दृष्टि दोष होते हैं उसमें पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष में इसके नाम में स्पष्ट है कि उस व्यक्ति में निकट की दृष्टि है, निकट की दृष्टि है, लेकिन बाहर के देखने में दोष है। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता। नाम पर अगर जाएंगे तो इसका नाम पढ़ने पर हमें ऐसा लगता है कि इसमें निकट दृष्टि का दोष है, लेकिन होता है इसका जस्ट उल्टा। अर्थात निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। निकट दृष्टि दोष में जो उस व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर होना चाहिए, वह बिंदु निकट आ जाता है। इस दोष का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण हैं? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। निकट दृष्टि दोष में पहला कारण यह है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अगर नेत्र गोलक लंबा हो जाता है या अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाती है तो उस स्थिति में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अब निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण में लेंस प्रयोग किया जाता है वह अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस क्या होता है? अभिसारी लेंस होता है। अपसारी लेंस होने के कारण यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। इसी कारण से निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला आपका है दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष भी इसे कहते हैं। दूर दृष्टि दोष क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट न देख पाना, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाना, यह मनुष्यों में दूर दृष्टि दोष के कारण होता है। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेमी से दूर हट जाता है। अर्थात दूर दृष्टि दोष में जो सामान्यतः बिंदु निकट बिंदु 25 सेमी होता है उससे दूर खिसक जाता है। इस दोष के क्या कारण हैं? दूर दृष्टि दोष के मुख्यतः दो कारण हैं। पहला है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अगर नेत्र का जो गोलक होता है उसकी वह छोटा हो जाए और फोकस दूरी अगर बढ़ जाए तो इस स्थिति में दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल लेंस आपका अभिसारी लेंस होता है, जिसके कारण से प्रकाश किरणों को अभिसरित करके इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है। धन्यवाद।